अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ईरान, और हम ये मालूम करेंगे कि ईरान के ऊपर पाबंदियां क्यों लगीं और ऐसा क्या कर दिया ईरान ने जिसकी वजह से वो पाबंदियों का शिकार है, और उन पाबंदियों की वजह से वहाँ पर गुर्बत और महंगाई और ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा मुल्क जो दुनिया का दूसरा बड़ा गैस प्रोड्यूसर है और चौथा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, तो उसके ऑयल एंड गैस को दुनिया के अंदर क्यों नहीं एक्सपोर्ट किया जाने दे रहा। अमेरिका की क्या दुश्मनी है ईरान के साथ, और हम उसके हमसाया होने के बावजूद कतर जो कि इतना दूर है उससे हम गैस जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया से हम पेट्रोल लेते हैं और बाकी चीज़ें। तो हम ईरान से क्यों नहीं ले रहे, जो कि बिल्कुल हमारा एक बॉर्डर है, वहां से हम डायरेक्ट गैस लाइन बिछा सकते हैं। और इस वक्त ऑयल एंड गैस की वजह से हमारा रुपया गिर रहा है और डॉलर महंगा हो रहा है और हमारी इकोनॉमी क्राइसिस का शिकार है। तो हम क्यों नहीं ले रहे उससे। तो पहले मैं आपको बैकग्राउंड पीछे थोड़ा लेकर जाऊंगा 1980 तक, कि ईरान जो है वो 1980 में उसकी क्या कंडीशन थी और उस वक्त अमेरिका के साथ उसके कैसे ताल्लुकात थे। तो मैं आपको बताऊं कि 1980 से पहले, 1980 से पहले ईरान के अंदर भी बादशाही निज़ाम था, जैसा कि सऊदी अरेबिया के अंदर बादशाह है, यूएई के अंदर है और बाकी जो अरब कंट्रीज हैं उनके अंदर है। लेकिन उनके बादशाही निज़ाम में जो किंगशिप है और ईरानियन जो किंगशिप थी इसके अंदर थोड़ा फ़र्क था, और वो ये था कि जो ईरानियन किंग था वो थोड़ा अयाश था, वो वेस्टर्न कल्चर जो था वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस था उसका। वो चाहता था कि ईरान के अंदर भी वैसा ही कल्चर डेवलप कर लिया जाए, इम्पोज कर दिया जाए जैसा कि वेस्ट के अंदर है। मतलब उस वक्त ये शुरू हो गया कि औरतों को छोटे छोटे कपड़े पहनाना शुरू कर दिए और बाकी जो जो वहाँ का कल्चर है वो। अब देखें, एक मुल्क है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लामिक है। अब बेशक बादशाह जो है वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन क्या है कि सारी की सारी पब्लिक तो मुल्क से बाहर नहीं जाती, वो तो वहाँ के कल्चर को नहीं जानती। तो वो जब नई चीज़ें इस तरीके की वो बादशाह इम्पोज करता है, तो जो पब्लिक अपने ही मुल्क के अंदर रहती है और इस्लामिक कंट्री के अंदर रहती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो यही वजह हुई वहाँ पर भी पब्लिक और साथ जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने 1979 के अंदर एक खूनी इनकलाब की कोशिश की, और एज अ रिजल्ट 1979 के अंदर 1979 के अंदर एक इनकलाब आया जिसकी वजह से वो बादशाही निज़ाम जो था वो ख़त्म हो गया और मुल्क के अंदर जमहूरियत आ गई। अब जब तक वो किंग था 1979 तक, उस वक्त अमेरिका के और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और यहाँ का जो किंग था वो बड़ा ही ज़्यादा उसके क्लोज रिलेशंस थे वेस्ट के साथ। अब हुआ ये कि उस दौरान ईरान जो था वो अमेरिका के वेपन्स का एक बड़ा इंपोर्टर था, और साथ ही साथ अमेरिका ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल दिया। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा होता है? वो मिसाइल जिसके अंदर आप यूरेनियम को भर देते हैं और जहां पर भी वो जाकर फटेगा वहां पर समझो कि एटम बम फट गया। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी ईरान को मिल गई यूएसए की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। अब जब 1979 आया तो क्या हुआ कि जो ईरानियन रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये किया कि एक तो वो किंगशिप को खत्म किया और दूसरा वो अमेरिका के खिलाफ थे। वो समझते थे कि ये अमेरिका ही है जो हमारे ऊपर ये वेस्टर्न कल्चर इंपोज कराई जा रहा है किंग के जरिए। तो वहां पर जो एम्बेसी थी अमेरिका की, उसको 3 दिन तक उसका जो अमला था उसको हाउस अरेस्ट करके रखा। तो वो टाइम आया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए और डिक्लाइन का शिकार हो गए। उसके बाद हुआ ये कि जीसीसी कंट्रीज जो हैं, जीसीसी जो अरब कंट्रीज हैं, वहां पर यह है कि जो ये किसको कहते हैं, जीसीसी कंट्रीज कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो कि ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर हैं या दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको जीसीसी कंट्रीज कहा जाता है। ये 1981 के अंदर बना ये इदारा, मतलब जब रेवोल्यूशन आ गया तो उसके बाद। तो इन्होंने ये सारे के सारे एंटी ईरान थे। तो ईरान क्योंकि ये प्रो अमेरिका थे, अमेरिका ने ईरान को छोड़ा तो सऊदी को अपना पिट्ठू बना लिया, तो ये सारे के सारे ईरान के खिलाफ हो गए। एक चीज तो ये थी कि रेवोल्यूशन आया और वो एंटी यूएसए एंटी अमेरिकन लोग आ गए ऊपर इक्तदार में, तो तब हालात खराब हुए। और दूसरा ये कि 1997 के अंदर महमूद अहमदी जो थे वो प्रेसिडेंट थे ईरान के, और उनका रुझान या उनकी सोच ये बनी कि ईरान को एटम बम बनाना चाहिए। तो अब यूरेनियम को निकालना ये हर मुल्क के अंदर तकरीबन मौजूद है और कुछ कंट्री जो हैं उनके अंदर ज्यादा है, तो उसको साफ करना उसकी एक लिमिट दी हुई है। IAEA एक इंटरनेशनल इदारा है
उसने कि इससे ज़्यादा आप इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी हद तक हर चीज़ के दो इस्तेमाल हैं, कोई एक गलत और एक सही। तो अगर आप ज़्यादा निकालेंगे तो एटम बम के लिए ज़ाहिर है आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप थोड़ी निकाल रहे हैं तो वो इलाज के लिए अस्पतालों के अंदर, और जहाँ पर जिस तरह कैंसर के मरीज़ हैं उनको शुआएं वगैरह लगती हैं, तो इस तरीके से मेडिकल के लिए और बिजली वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है, जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी हैं। तो खबर ये मिली कि ईरान जो है वो यूरेनियम जो है उसको ज़्यादा निकाल रहा है, और वो एटम बम बनाने के लिए इससे मसला हुआ इसराइल को भी, सऊदीया को भी, अमेरिका को भी, और बाकी जो कंट्रीज थे जो नहीं चाहते थे कि ईरान ये बनाए, तो उन सारों ने इसके अगेंस्ट स्टेप लिया। अब इससे क्या हुआ, अमेरिका ने सबसे पहले पाबंदियां लगा दी ईरान के ऊपर कि तुम ये काम नहीं कर सकते एटम बम वाला। फिर जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी थी, जिस तरह की हमारी सार्क थी, इसी तरह वहाँ पर हैं, फिर मतलब शंघाई कोऑपरेशन, फिर यूएन, और ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उन सब ने पाबंदियां लगा दी। और 1997 से 2008 तक शदीद पाबंदियां ईरान के ऊपर लगी। और फिर 2008 से 2013 तक हर साल ईरान को 100 से 120 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, क्योंकि वो एक बड़ा सप्लायर था ऑयल एंड गैस का दुनिया के अंदर। जब ये पाबंदियां लगी तो उसके एक्सपोर्ट्स जीरो हो गई, 83% तक फॉल हो गई, सिर्फ 17% बाकी बची एक्सपोर्ट्स। तो इन सारी पाबंदियों की वजह से वहाँ पर महंगाई हुई, वहाँ पर बेरोजगारी हो गई, मुल्क के अंदर अफरा तफरी, सियासी, देखिए ना, अब जो भी ऊपर आएगा हमको तो नहीं पता इंटरनेशनल लेवल पे उनके खिलाफ क्या हो रहा है और किस हद तक पाबंदियां हैं। अवाम सियासी लीडरों के खिलाफ नारेबाजी, तो मतलब मुल्क के अंदर अफरा तफरी और सिविल वार जैसी सिचुएशन जो है वो बन गई। अब फॉरेन रिजर्व जो थे ईरान के बाकी मुल्कों ने पे करनी थी, जिन्होंने ऑयल एंड गैस खरीदा हुआ था, या ईरान ने जो एक्सपोर्ट्स की थी, तो वो सारे के सारे उन्होंने फ्रीज कर लिए, इनको पैसे नहीं दिए। तो इस तरीके से करते करते पूरी दुनिया ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म कर लिए, और ईरान इस वक्त तक पाबंदियों का शिकार है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल अमेरिका और इसराइल का है, जो कि सियासी तौर पर भी इनका दुश्मन है, और जिसकी वजह से ईरान पाबंदियों का शिकार है, और वहाँ पर गुर्बत और महंगाई और ये सब चीज़ें हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ईरान के मजीद डिस्कशन करेंगे कि जब ओबामा आया तो ओबामा ने ये पाबंदियां ख़त्म की, तो ट्रंप ने दोबारा ये पाबंदियां क्यों आयद कर दी। ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और फीडबैक भी दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।